नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम की इस फेसबुक लाइव की परिचर्चा में। और आज हम लोग भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे, और यदि समय रहा तो अकबर के बारे में भी चर्चा करेंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का हमारा टॉपिक है। और जो भी अंजलि राजपूत, मनीष लोधी, रूपेश राजपूत, अनीश कुमार लोधी, पीके प्रेमी, ओम प्रकाश राजपूत जी, श्याम कुमार लोधी, उत्तम राहुल राजपूत, दीपक राजपूत लोधी, भारत राजपूत, ओमकार लोधी, गौरव लोधी, रोहित सिंह लोधी, नरेंद्र सिंह राजपूत, शिव मोहन सिंह लोधी जी, कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत, सभी लोगों का स्वागत है, नमस्कार। और कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, कल की चर्चा में हमने देखा था कि किस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली, और साथ ही साथ हुमायूं, बाबर के बाद किस प्रकार से हुमायूं को संघर्ष करना पड़ा, हुमायूं को हार के भागना भी पड़ा, और हुमायूं को जिसने हराया था वो शेरशाह सूरी ही था। तो आज हम उसी शेरशाह सूरी की बात करेंगे कि ये कौन व्यक्ति था, किस वंश का था, और इसका भारत के इतिहास, खास करके मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या योगदान है। और शेरशाह सूरी से अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि द रोल ऑफ शेरशाह सूरी इन हिस्ट्री और इन अ मेडिवल हिस्ट्री, और खास करके द रिफॉर्म्स जो उसके हैं उसके बारे में भी कभी कभी सवाल आते हैं। और कभी कभी उसने जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स किए थे, जैसे जीटी रोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आज जो हम लोग रुपया यूज करते हैं ना, रुपया, ये भी शेरशाह सूरी ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो कई सारे ऐसे कार्य हैं जो शेरशाह सूरी ने अपने समय में किए थे। और हुमायूं को पराजित करके मुगल वंश को शुरू में उसने अस्थिर भी कर दिया था शेरशाह सूरी ने। तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। और शेरशाह सूरी की चर्चा के बाद यदि हमारे पास समय बचता है तो देन वी विल डिस्कस अबाउट अकबर द ग्रेट। सबसे पहले शेरशाह सूरी था कौन। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पर जो इस्लामी राज्य है उसके शुरुआती जो लोग थे वो अरब थे, लेकिन अरबों को सफलता नहीं मिली। और महमूद गजनवी और गौरी जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, इन लोगों ने पहली बार सफलता हासिल की। ये लोग टर्किश मूल के लोग थे। और उसके बाद तुर्की मूल के जो लोग थे, चाहे वो खलजी रहे हों, चाहे वो सैयद रहे हों, और चाहे तुगलक रहे हों, इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर बहुत समय तक राज किया। और बाद में इनको रिप्लेस करके एक सत्ता वहां पर आई अफगानों की, जिनको लोधी कहते हैं। तो जो लोधी थे वो अफगान लोग थे। और अंतिम जो अफगान शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। मुगल बेसिकली मंगोलों की ही एक शाखा थे। और मुगल जो शब्द है वो बेसिकली फारसी का शब्द है। आमतौर पर उन्हीं को मंगोल कहा जाता है जिनको फारसी में मुगल कहा जाता है। बाबर ने किस तरीके से भारत में साम्राज्य विस्तार किया, किस प्रकार से बाबर ने भारत में संघर्ष किए, और क्या क्या उसने चीजें स्थापित की, जिसकी चर्चा हम लोग कल के सेशन में कर चुके थे। बाबर के अलावा हमने हुमायूं को देखा कि बाबर केवल 4 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, और हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। हुमायूं का जीवन संघर्ष में बीता। उसको दिल्ली के आसपास के एरिया में संघर्ष करना पड़ा, गुजरात के शासक से संघर्ष करना पड़ा, कालिंजर। दिल्ली की जो सल्तनत है वो फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। और इस बार जो उनका मुखिया था, इनका राजा था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। और काफी समय तक 1540 से लेकर के 1555 तक, लगभग 15 साल तक ये सूरवंश के लोग ही दिल्ली के करता धरता रहे, जिसमें शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूर, सिकंदर शाह सूर, 3-4 लोग काफी प्रसिद्ध रहे। तो आज हम उसी शेरशाह सूरी की बात करेंगे कि ये शेरशाह सूरी कौन था। वैसे आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी हसन खां नाम के एक अफगान सैनिक का पुत्र था, जो बाबर की सेवा में था। हाँ, जो हसन खां है, जो ये शेरशाह सूरी है, इसका बचपन का नाम फरीद था। और इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था पंजाब में।
और 1545 में कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। 1540 से लेकर 1545 5 साल तक ये भारत का एक तरीके से बादशाह कह सकते हैं वो रहा। 5 साल तक भारत का अधिपति यही शेरशाह सूरी रहा। और शेरशाह सूरी ने ही भारत में सूरी साम्राज्य की नींव डाली। नई दिल्ली में भी ये मौसम जो है बड़ा अजीब सा हो रहा है। अभी जो है दिल्ली में भी दोपहर में शायद 1 बजे के आसपास बहुत तेज आंधी आई थी और उसके बाद बारिश भी हुई थी काफ़ी देर तक, लेकिन बहुत तेज बारिश नहीं थी। और ये जो मुझे बताया कि पूरे देश में मौसम खराब हो रहा है। यूपी में भी कई लोगों ने बताया कि वहाँ भी बारिश और आंधी है। झांसी और उधर आपका जो पन्ना सागर साइड में भी ये आंधी का प्रकोप देखा गया, वहाँ भी बारिश का वो है। तो इस कारण से बहुत सारे लोगों के शायद इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हुए हैं। इंटरनेट में भी कई लोगों की दिक्कत हुई होगी। सो चलिए, अब शेरशाह सूरी बेसिकली इसका जन्म हुआ था बाजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में, और उसके बचपन का नाम फरीद था और हसन खान नाम के एक सैनिक का वो बेटा था और वो अफगान था। क्लियर। शेरशाह का जो दादा था इब्राहिम खान सूरी, इब्राहिम खान सूरी या इब्राहिम खान सूर, वो बेसिकली नारनौल जो जगह पड़ती है, नारनौल हरियाणा में, वहां का एक जागीरदार था। नारनौल में का एक जागीरदार था। और शेर खां जो आरंभ में जमाल खां के नाम से एक व्यक्ति था, उसकी सेवा में काम करता था बंगाल में। बाद में शेर खां बंगाल से उसको छोड़ करके चला गया। बिहार में एक जमींदार था जिसका नाम था बहार खां नुहानी। तो बहार खां नुहानी जो बिहार का जो जमींदार था, उसकी सेवा में चला गया शेरशाह। शेरशाह सूरी की किस्मत और उसकी देखिए सोच देखिए। कुछ समय बाद बहार खां नुहानी की मृत्यु हो गई और उसका एक नाबालिग बेटा था। शेरशाह सूरी ने उसकी विधवा पत्नी से विवाह कर लिया। किसकी? जो बिहार का जो सूबेदार था या बिहार का जो शासक था, बुहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी उसकी विधवा से उसने शेरशाह ने शादी कर ली और उसके बेटे का वो संरक्षक बन गया एक तरीके से। उसका नाम मैं आपको बताऊंगा क्या था। उसकी पत्नी का नाम शायद दूदू बेगम, कुछ दूदू बेगम या इस तरह का कुछ नाम था। तो उससे शादी करने के बाद क्या हुआ कि एक तरीके से वही बिहार का शासक बन गया, क्योंकि उसका बच्चा छोटा था जो वहाँ का बिहार का जो शासक था। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो शेरशाह जो था वही उसका कर्ता धर्ता बन गया बिहार के राज्य का। और दूदू बेगम से विवाह करने के बाद जो वहाँ की संपत्ति और जो संसाधन थे राज्य के, वो भी उसे प्राप्त हो गए। तो कुल मिलाकर के शेरशाह ने अपने लिए राज्य निर्माण करने के लिए बेसिक जो सुविधाएं हैं वो तैयार कर ली। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, 1537 ईस्वी में उसने बंगाल पर अचानक हमला कर दिया। किसने? शेरशाह ने। और कर किसके नाम पर रहा था? बिहार के नाम पर, क्योंकि बिहार का वो संरक्षक था लेकिन सैनिक नेतृत्व वही करता था। तो इस तरीके से अचानक से बंगाल को हरा करके उसने एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसके कारण उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। जैसे कोई व्यक्ति सैनिक है और सैनिक अगर जाके किसी क्षेत्र पे कब्जा कर ले तो उसके सैनिक कौशल की प्रशंसा करते हैं लोग। तो शेरशाह का जो सैनिक कौशल है उसको लोगों ने उसकी प्रशंसा की और एक तरीके से सम्मानित व्यक्ति के रूप में वो अपने आप को उसने स्थापित किया। उसके बाद अगर हम देखें तो किस किस तरीके से उसने साम्राज्य विस्तार किया और कार्य किया, अगर उसकी हम विवेचना करें तो सबसे पहले 1529 ईस्वी में 1529 में उसने शुरुआत की थी बंगाल में। और बंगाल का जो शासक था उसका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह बंगाल का शासक था। उसको शेरशाह ने सबसे पहले हरा करके हजरत आला की उपाधि धारण की थी पहली बार। उसके बाद 1530 ईस्वी में उसने चुनार का घेरा डाल दिया और चुनार को उसने एक ताज खां करके एक वहाँ का सूबेदार था, उससे उसने चुनार को जीत लिया। और एक शेरशाह क्या है, बहुत लोमड़ी जैसा आदमी था। तो उसने जब चुनार को जीत लिया तो चुनार का सूबेदार था ताज खां, उसकी मृत्यु हो गई संघर्ष में। उसकी जो विधवा पत्नी थी उससे भी शेरशाह ने विवाह कर लिया। तो बिहार के शासक की पत्नी से विवाह कर लिया, इधर चुनार का जो किलेदार था उसकी पत्नी से विवाह कर लिया उसकी मृत्यु के बाद। तो इसको बहुत सारे संसाधन
मिल गए। किसको? शेर शाह को। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि शेर शाह का 1535 के आसपास वहां पर हुमायूं ने आक्रमण किया। हुमायूं आया चुनार पर, चुनार का घेरा हुमायूं ने डाला, लेकिन उसमें हुमायूं जीता नहीं शेर शाह से। दोनों में संधि हो गई और हुमायूं वापस चला गया दिल्ली और शेर शाह कुछ देर आकर के बच गया। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने शेर शाह को एक तरीके से हराने के बाद भी छोड़ दिया और शेर शाह ने समझदारी इसी में समझी कि ये टल जाए कुछ दिन के लिए खतरा, बाद में इसको देख लेंगे। और बाद में चल करके शेर शाह ने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लिए सबसे बड़ा कोई खतरा पैदा हो रहा था वो शेरशाह ही था, क्योंकि जौनपुर के शर्कियों को ऑलरेडी हुमायूं हरा चुका था। ऐसे में शेरशाह और हुमायूं के बीच, क्योंकि हुमायूं जो था वो दिल्ली का बादशाह था, वो ये कहता था कि पूरा भारत मेरा है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, और शेरशाह की नजर लगी हुई थी दिल्ली के सिंहासन पर। तो दोनों के बीच में युद्ध होना अवसंभावी था। अपने संसाधनों को इकट्ठा करके शेरशाह ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं इतिहास में चौसा का युद्ध, बिहार में किसी गंगा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर। और उस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ शेरशाह सूरी से। उसके बाद तो शेरशाह सूरी के भाग्य खुल गए। शेरशाह सूरी को लगा कि मैंने अगर हुमायूं को एक बार पराजित कर दिया है तो हिंदुस्तान का जो बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान के तख्त को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है अगर शेरशाह रहता है। तो हुमायूं ने अगले साल फिर प्रयास किया और 1540 में कन्नौज के पास बिलग्राम में फिर से हुमायूं आ डटा और शेरशाह से उसका युद्ध हुआ। इस बार शेरशाह ने और बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित किया और लगभग हुमायूं को मार डाला होता। बड़ी मुश्किल से हुमायूं अपनी जान बचाते हुए भागा और सिंध में जाके उसने राजपूत राजा अमरकोट के राजा था, राजा अमरकोट के राजा शायद वीसल, मैं देख लूंगा उसका नाम है, अमरकोट के राजा के यहाँ पे उसने शरण ली हुमायूं ने। और इस तरीके से 1540 में भारत की गद्दी पर शेरशाह सूरी शासक के रूप में स्थापित हुआ। अब सवाल आता है कि शेरशाह सूरी ने उसके बाद क्या किया। जब दिल्ली का बादशाह वो बन गया तो उसने 1540 में बना और 1542 में उसने मालवा पे हमला किया। मालवा गुजरात और दिल्ली के बीच में था, तो गुजरात के शासक मालवा पे कब्जा करना चाहते थे और इधर दिल्ली के शासक हमेशा मालवा पे कब्जा करना चाहते थे। और शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके बाद 1543 में उसने रायसीन पे कब्जा किया। 1544 में मारवाड़ के राजा पर उसने हमला किया, राजा मालदेव। और राजा मालदेव की सेना में दो बड़े वीर थे, जैता और कुप्पा। इनकी कहानियां चलती हैं राजस्थान में आज भी, जैता और कुप्पा की। जैसे आला उदल की चलती है ना इधर, वैसे उधर मारवाड़ में जैता और कुप्पा की कहानियां चलती हैं। बड़े वीर सैनिक थे दो, जिन्होंने शेरशाह सूरी का प्रतिरोध किया। भयंकर लड़ाई हुई मारवाड़ के राठौरों के साथ में शेरशाह सूरी की, लेकिन फाइनली शेरशाह सूरी जीता। और उस युद्ध में उसको उतना नुकसान झेलना पड़ा कि शायद वो दिल्ली की गद्दी से हट भी सकता था। इसलिए एक जगह उसने लिखा है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के तख्त को लगभग खो ही दिया था। तो वो मारवाड़ के संदर्भ में उसने लिखा है। उसके बाद इसके अगर कार्यों की बात करें तो शेरशाह सूरी ने कई सारे स्टेप उठाए। ये उसकी विजय थी, इसका साम्राज्य विस्तार था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों के नियमित रूप से तबादले करने की नीति सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही अपनाई कि अगर कहीं कर्मचारियों में भ्रष्टाचार ना पनपे, इसलिए उसने नियमित रूप से कर्मचारियों के ट्रांसफर की पॉलिसी अपनाई। दूसरा, उसने भारत में जो डाक है, इंडियन पोस्ट, बेसिकली अंग्रेजों ने इसको नया रूप दिया, लेकिन भारत में डाक की व्यवस्था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट की थी। शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले इंडियन पोस्टल सिस्टम को डेवलप किया था और घोड़ों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह डाक जाती थी। तो भारत में एक नई चीज की उसने शुरुआत की। उसके अलावा जो पाटलिपुत्र था, मगध साम्राज्य की राजधानी, उस पाटलिपुत्र को पटना के नए नाम से इसी ने बसाया। तो जो आज की डेट में पटना शहर है वो बेसिकली
शेरशाह सूरी का ही बसाया हुआ है पटना के नाम से। इससे पहले इसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। आपको सबको पता ही है बांग्लादेश में जगह पड़ती है चिटगांव, और वहां से लेके काबुल तक इसने, या समझ लीजिए पेशावर तक एक रोड बनवाया जिसको ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं आज की डेट में, जीटी रोड। तो इस जीटी रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। और पूरे जो शासन है, इस पूरे शासन को इसने 47 छोटे छोटे भागों में बांटा था। 47, चाहे तो आप स्टेट समझ लीजिए चाहे जिले बड़े बड़े, उसमें इसने पूरे शासन को बांट करके एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था इसने स्थापित की थी शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में जो अंतिम आक्रमण है वो किया था कालिंजर के किले पर। कालिंजर का आपने नाम सुना होगा, महोबा के पास में। तो कालिंजर के किले पर इसने हमला किया, इसको जीता भी, लेकिन एक तोप थी, उसका नाम था उक्का। उक्का नाम की एक तोप थी, उसको चला रहा था ये शेरशाह सूरी किले को तोड़ने के लिए। वहीं पर बारूद का ढेर था, और बारूद के ढेर में कोई गोला गिरा, आग लगी, विस्फोट हुआ और शेरशाह सूरी उसमें मारा गया। तो ये संक्षिप्त काल था शेरशाह सूरी का, 5 साल का। उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी है वो सूर वंश के नाम से शासन करते रहे, जिसमें इस्माइल सूर, सिकंदर शाह सूर प्रमुख थे, जो आगे चल करके बाद में फिर हुमायूं के साथ में फिर से युद्ध होगा। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है शेरशाह सूरी का। अब देखिए यहां से कहानी क्या होती है चेंज, कि जो हुमायूं हारा था इससे बिलग्राम के युद्ध में, हुमायूं भाग के चला गया अमरकोट सिंध में, और वहां से चला गया काबुल, और काबुल को फिर हुमायूं ने आगे चल के जीता। उसके बाद हुमायूं फिर से भारत की ओर बढ़ा, और काबुल के बाद कंधार, उसके बाद लाहौर, उसके बाद सरहिंद, और फाइनली हुमायूं ने 1555 में भारत को फिर से जीत लिया। और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। जो सिकंदर शाह जो सूर था उसी का सेनापति था हेमचंद, और उस युद्ध में बाबर का नेतृत्व कर रहा था बैरम खां। तो मुगल सेनाओं ने हेमू को पराजित करके भारत में फिर से मुगल सत्ता को पूरी तरीके से स्थापित किया था पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद। क्लियर? सो ये सारा का सारा जो इतिहास है वो सारा का सारा इतिहास है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी से सवाल क्या आते हैं कि क्या शेरशाह सूरी भारत के इतिहास का एक कुशल प्रशासक था? बिल्कुल था। क्या शेरशाह सूरी एक चतुर राजनीतिज्ञ था? बिल्कुल था। तो ऐसे ही एक दो सवाल आ जाते हैं कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, और जो मैंने आपको फैक्ट बताए वो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में शेरशाह सूरी के बारे में। इतना ही छोटा सा इतिहास है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो चारों तरफ से पानी के बीच में बना हुआ है। सासाराम जिला पड़ता है बिहार में, वहां पर उसका बहुत सुंदर मकबरा है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो ताजमहल के बनने से पहले सबसे अच्छी मकबरों में से एक माना जाता था। जब तक ताजमहल नहीं बन गया था उससे पहले अगर हम देखें तो एक तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, और एक सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये बड़े अच्छे मकबरे माने जाते हैं उस समय वास्तुकला और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से। क्लियर? सो ये पूरा का पूरा इतिहास है शेरशाह सूरी का। मुझे लगता है शेरशाह सूरी के बारे में अगर इतने भी चीजें आपको मालूम रहती हैं तो बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं और बहुत सारे इतिहास में आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे और आज चर्चा करेंगे अकबर, जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसकी चर्चा करेंगे। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, यानी जब शेर शाह से हार करके हुमायूं सिंध में पहुंच गया था, और सिंध में सिंध के राजा के यहाँ उसने अमरकोट एक जगह था, एक राज्य था अमरकोट सिंध में, वहां के राजा थे राजपूत राजा, उनके यहाँ पर हुमायूं ने शरण ली थी और वहीं पर हुमायूं रह रहा था 1540 के बाद से। वहीं 1542 ईस्वी में उसका अकबर का जन्म हुआ। और अकबर बेसिकली था कौन? हुमायूं ने शादी की थी एक सूफी संत की बेटी से जिसका नाम था हमीदा बानू बेगम।
सिंध में ही जाके, सिंध में ही उसने शादी की थी हमीदा बानो बेगम से, और हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का पुत्र था अकबर। और अकबर का अर्थ बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। अकबर बेसिकली अरबी भाषा का शब्द है, अरेबिक का वर्ड है, और अकबर का मतलब होता है ग्रेट, महान। अकबर का मतलब ही होता है महान अरबी में। अमरकोट के राजा अमर साल, जो भी नाम रहा हो, उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था। और बाद में 1556 में कालानौर के नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उस समय कालानौर के किले में उसका राज्याभिषेक हुआ था। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सबसे पहले 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या थी? 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, उसके 1556 में। उसके बाद जो सूर शासक था उसका सेनापति था हेमू। हेमू जो है राणा वीरसाल, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। कृष्ण गोपाल ने क्लियर कर दिया है। सो हुमायूं की मृत्यु के बाद जो सूरी शासक थे, इन्होंने कभी अपने आप को पराजित स्वीकार नहीं किया, और इनके सेनापति हेमचंद्र ने जाकर के मुगलों से लड़ने का फैसला किया। उस समय मुगल सेना में बैरम खां नाम का एक आदमी था, जिसको अकबर का संरक्षक घोषित किया गया था। वो अकबर का गार्जियन था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, उस दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने ही हेमू को हराया था। और उसके बाद अकबर को विधिवत कालानौर के किले में उसका राज्याभिषेक हुआ और वो भारत का शासक बन गया। 1556 से लेके 1560 तक अकबर कोई बहुत बड़े काम नहीं कर पाया था, बच्चा था वो। एक्चुअली अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और 1556 में वो राजा बन गया था। तो 14 साल का बच्चा था जब अकबर दिल्ली का भारत का बादशाह बना था। तो उस समय अकबर की उम्र केवल 14 वर्ष थी, 14 ईयर्स। तो आप समझ लीजिए 14 ईयर्स के बच्चे आज कितने बड़े होते हैं, कितने समझदार होते हैं। उतना ही वो समझदार था, ऊपर से पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था। अकबर जो है अनपढ़ बादशाह था। अकबर ने अपने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की थी। तो 14 साल के बच्चे को कितना ज्ञान होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सीखा, और सीखने के बाद उसने ऐसे काम किए कि भारत के महान शासकों में उसकी गिनती की जाती है। अब 1560 में उसने अपने आप को बैरम खां से आजाद कर लिया और स्वयं को स्वतंत्र बादशाह के रूप में उसने व्यवहार करना शुरू कर दिया, और पूरे के पूरे प्रशासन को उसने अपने हाथ में लेना आरंभ कर दिया। कहाँ साम्राज्य विस्तार करना है, कहाँ युद्ध लड़ना है, कहाँ विजय प्राप्त करनी है, इन सब की योजना बनाने का और सारे कार्यों को करने का भार अकबर ने अपने ऊपर ले लिया 1560 में, 1560। तो सबसे पहले उसने क्या, विजय अभियान आरंभ किए, क्योंकि शेरशाह सूरी के कारण पूरा का पूरा जो मुगल साम्राज्य था वो पूरा का पूरा बिखर गया था। तो पुनः मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अकबर ने अपने विजय अभियान आरंभ किए। और क्या क्या वहां कौन कौन से एरिया में उसने विजय हासिल की, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। थैंक यू। अकबर ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया। मालवा पर सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे, मालवा पर सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे। और उसको लेकर के हमेशा गुजरात और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का एरिया था मालवा, बेचारा वो हमेशा जो है लड़ाइयों से परेशान रहा। तो 1562 में अकबर ने मालवा को जीत लिया। और मांडू जो है बड़ी फेमस जगह है मालवा में, मांडू। उसके बाद 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर अभियान किया और गुजरात को जीत लिया। और गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, आपने सुना होगा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया, जो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा आपने सुना होगा, फतेहपुर सीकरी आगरा से करीब 25-30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो वो गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने वो दरवाजा बनवाया था। क्लियर। उसके बाद
1581 में अकबर ने काबुल को जीत लिया, मतलब काबुल पे हमला किया और काबुल को जीत लिया 1581 में। और 1526 में अकबर ने कश्मीर को जीता। उसके अलावा 1601 में खानदेश का एरिया है उस पर विजय प्राप्त की। और अकबर के समय कुछ उज्बेक लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था। उन उज्बेकों के विद्रोह को भी अकबर ने अपने शासनकाल में अपने दिल्ली के आसपास जो उज्बेक रहा करते थे उनको उसने परास्त किया और दबा दिया। तो कुल मिलाकर के ये अकबर की विजय थी। अब अकबर ने कुछ ऐसे, ये तो साम्राज्य हो गया, अकबर का साम्राज्य था आपका काबुल से लेकर के नीचे आप चले जाइए नर्मदा तक और उसके नीचे तक, और पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में आपका खम्बात की खाड़ी गुजरात तक, ये जो सारा एरिया थी अकबर का राज्य क्षेत्र था। अकबर दक्षिण भारत को नहीं जीत पाया था और दक्षिण भारत को जीतने का काम पहली बार करेगा औरंगजेब। औरंगजेब तक मुगलों में से कोई भी शक्ति दक्षिण भारत को नहीं जीत पाई थी, वो औरंगजेब के समय हम चर्चा करेंगे। लेकिन अकबर क्यों भारत के इतिहास में महान है और क्यों उसको इतना बड़ा शासक कहते हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या क्या उसकी वजह रही थी। उसकी एक तो बड़ी वजह यह थी कि अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अकबर ने अपनाई। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, उसने सभी धर्मों के लोगों को अवसर दिया, सभी लोगों को उसने छूट दी। दूसरा जो काम था अकबर का वो ये था कि अकबर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और भारत की जीडीपी को उसने लगभग 25% के आसपास पहुंचा दिया। मतलब भारत बहुत समृद्ध देश बना दिया गया था अकबर के शासनकाल में। दो चीजें थी। उसके अलावा यदि हम देखें अकबर का, तो अकबर के शासनकाल में जो निर्माण के कार्य हैं, जैसे इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, तमाम सड़कें, सराएं, वृक्ष लगाना, जन कल्याण के बहुत सारे कार्य अकबर ने किए। और साथ ही साथ अकबर ने एक नया सिस्टम, नया सेटअप भी भारत में बनाया था जिसको हम कहते हैं मनसबदारी व्यवस्था। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे, उसका प्रशासन क्या था उसकी भी चर्चा करेंगे। राजपूतों को लेकर के अकबर ने एक विशेष नीति अपनाई, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत के व्यापार और वाणिज्य को लेकर के उसने जो नीति अपनाई उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकबर की राजपूत नीति क्या थी। अकबर ने राजपूतों के साथ किस तरह की नीति अपनाई थी। आपको याद होगा कि जब बाबर भारत में आया था तो राणा सांगा एक बड़ा शक्तिशाली राजपूत शासक था और राणा सांगा को हराने के बाद ही बाबर ने अपने आप को दिल्ली का बादशाह सही मायने में घोषित किया था। लेकिन राजपूताना में बहुत सारे राजपूत शासक थे, जैसे जयपुर, आमेर, मारवाड़, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बहुत सारे राजपूत शासक यहाँ पर थे जिनको बाबर और हुमायूं और शेरशाह पूरी तरीके से दिल्ली के अधीन नहीं कर पाया था। तो अकबर ने भारत में एक ऐसी नीति को अपनाया कि उसने डायरेक्ट युद्ध न करने के बजाय उनके साथ में एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें उनको डराया, भय दिखाया और उनसे संधि भी कर ली। या तो उनको डराया तो भय और समझौते की नीति उसने अपनाई कि कुछ लोगों को उसने डराया और समझौता करने के लिए बाध्य किया। और राजपूतों के रीति रिवाज, त्योहारों का उसने सम्मान किया और राजपूतों को एक तरीके से अकबर ने अपने साथ ले लिया। इस कारण से अकबर और मुगलों की सेनाएं काफी मजबूत हुई और दक्षिण भारत के जो आगे के अभियान होंगे, खास करके शाहजहां और औरंगजेब के टाइम, उसमें राजपूतों का बहुत बड़ा सहयोग इन लोगों को मिलेगा। और ये जो है चीजें कि किस तरीके से राजपूतों के साथ उसने संबंध स्थापित किए, तो अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक एक नीति चलाई जिसमें उसने राजपूत जो राजकुमारियां थी उनके साथ विवाह किए। अगर हम पूरे मुगल इतिहास में देखें तो आप पाएंगे कि जितने बड़े राजपूत शासक थे उन लगभग सभी राजपूत शासकों की, राजाओं की पुत्रियों के विवाह मुगलों के साथ में हुए। खास करके अकबर और बाकी जो मुगल राजकुमार थे। जैसे मैं आपको बताऊं, अकबर ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में 1562 में आमेर पड़ता है जयपुर को ही आमेर कहते थे पहले। आमेर के राजा थे राजपूत राजा भारमल। उनकी बेटी हरख्याबाई से विवाह किया था 1562 में।
और जिसको अकबर ने अपनी प्रधान रानी घोषित किया था और मरियम उजमानी के नाम से उसको खिताब दिया था। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था जोधा अकबर। बेसिकली जोधा अकबर वो गलत मूवी है। जोधा जो थी, जोधा बाई, वो अकबर की पत्नी नहीं थी। जो जिस लड़की से अकबर की शादी हुई थी वो बेसिकली आमेर के राजपूत राजा भारमल की पुत्री थी, हरख्याबाई। कुछ लोगों ने उसका नाम जोधाबाई कर दिया, लेकिन उसका नाम हरख्याबाई था और उसी से अकबर का विवाह हुआ था। जो जोधाबाई थी वो जोधपुर के राजा की बेटी थी और उसका विवाह अकबर से नहीं हुआ था, उसका विवाह हुआ था अकबर के बेटे जहांगीर से। क्लियर? सो आगे हम चर्चा करते हैं किस तरीके से मुगलों के और राजपूतों के वैवाहिक संबंध थे, जिसका मुगलों ने अपने शासन सत्ता को मजबूत करने के लिए उपयोग किया। जैसे 1570 में राजा कल्याण थे, उनकी भतीजी का विवाह अकबर के साथ हुआ। 1570 ईस्वी में मारवाड़ के राजा मालदेव की बेटी का विवाह हुआ। 1573 में नगरकोट के राजा थे, राजपूत राजा, उनकी बेटी का विवाह अकबर के साथ हुआ। 1577 में डूंगरपुर के रावल की बेटी का विवाह अकबर के साथ हुआ। 1581 में राठौर राजा केशव दास की बेटी का विवाह अकबर के साथ में हुआ। उसके बाद 1584 में भगवान दास जो था उसकी बेटी का विवाह सलीम यानी जहांगीर के साथ हुआ। भगवान दास कौन था? राजा भारमल का बेटा। तो राजा भारमल की बेटी का विवाह अकबर से हुआ और राजा भारमल के बेटे भगवान दास की बेटी का विवाह अकबर के बेटे के साथ में हुआ। 1587 में जोधपुर के राजा की बेटी का विवाह जहांगीर से हुआ, जिसको जोधाबाई कहते हैं। उसके अलावा जोधपुर की राजकुमारी का विवाह डैनियल से हुआ, जो दानियल था वो भी अकबर का बेटा था। उसके बाद अलावा आमेर के राजा की बेटी का विवाह जहांगीर से हुआ। बुंदेला जो राजा थे, बुंदेलखंड में राजा रामचंद्र, उनकी बेटी का विवाह जहांगीर से हुआ। और राजा गज सिंह थे जोधपुर के, उनकी बहन का विवाह राजकुमार परवेज से हुआ। नागौर के राजा थे, उनकी बेटी का विवाह दारा शिकोह के बेटे से हुआ। और किशनगढ़ जो पड़ता है अजमेर के पास में, वहां के राजा की बेटी का विवाह औरंगजेब के बेटे के साथ में हुआ। ये कुछ इतने मतलब विवाहों की लिस्ट है जिसके माध्यम से मुगलों और राजपूतों के बीच में वैवाहिक संबंध हुए। इसकी एक खासियत यह है कि मुगल राजकुमारियों का विवाह राजपूत राजकुमारों के साथ नहीं हुआ। जितने सारे विवाह हुए हैं वो सारे के सारे विवाह राजपूत राजकुमारियों के मुगल राजकुमारों से, अकबर या जहांगीर से हुए हैं, जिसका सारा का सारा विवरण इतिहास में उपलब्ध है। इसका लाभ उठा करके मुगलों ने राजपूतों को अपना मित्र बना लिया और राजपूत अब मुगलों के खिलाफ विद्रोह नहीं करते थे। केवल एक ही आदमी था जिसने विद्रोह किया, जिसने अपनी आजादी का झंडा बुलंद किया, वो थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। तो उनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि महाराणा प्रताप ने किस तरीके से संघर्ष किया। और एक और आपको बता दूं, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था। अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह होते थे और मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। कुछ लोगों को शायद इतिहास की जानकारी ठीक से नहीं है तो वो कुछ भी लिखते रहते हैं। राजा मानसिंह थे जो आमेर के राजा थे, भारमल उनका बेटा भगवंत और भगवंत का बेटा था मानसिंह। तो मानसिंह को सेनापति बना करके भेजा था अकबर ने राणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। ठीक है, क्लियर? उसके बाद ये राजपूतों के साथ नीति थी और उस नीति में अकबर ने पर्याप्त उदारता को भी अपनाया कि जिन जिन राजपूतों ने, अधिकांश राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और विवाह संबंध करने के लिए तैयार हो गए थे। तो ऐसे में अकबर को जरूरत नहीं पड़ी उन पर कोई हमला करने की, आक्रमण करने की। और एक तरीके से वो भारत में मुगल जो साम्राज्य था उसी के अधीनस्थ बन के वो लोग रह गए। केवल मेवाड़ एक अपवाद है जो इसने संघर्ष किया। क्लियर? आगे हम देखेंगे कि अकबर के समय में और अकबर ने क्या क्या कार्य किए। अकबर भारत में एक नई व्यवस्था लेके आए जिसको कहते हैं मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था। उस मनसबदारी व्यवस्था में एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक जो सैन्य अधिकारी था और जो असैन्य अधिकारी था
जो भी सैन्य अधिकारी था और जो भी असैन्य अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, उनको एक रैंक प्रदान की जाती थी। एक रैंक यानी एक पद दिया जाता था और उस पद को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जात और सवार। जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम लोग आपको बताएंगे और बहुत कम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो अकबर के प्रशासन की खासियत थी उसकी मनसबदारी व्यवस्था, और इस मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने सभी सैन्य और असैन्य अधिकारियों को एक श्रेणी क्रम बांटा, और उस श्रेणी क्रम में उसने क्या किया कि प्रत्येक जात का एक मूल्य घोषित कर दिया कि आप इतने के जात हो और इतने सवार आपको रखने पड़ेंगे। तो जात का मतलब था कि आपका श्रेणी क्या होगा, किस वेतन में आप आएंगे, 2000 जात में आएंगे, 3000 जात में आएंगे, 4500 में आएंगे, 5000 में आएंगे। और सवार का मतलब था कि कितने सैनिक आपको रखने हैं, कितने सैनिक यानी आपको रखने हैं। तो जात के बराबर रख सकते थे, उससे आधे रख सकते थे और उससे आधे से कम रख सकते थे। ये 3 तरह की व्यवस्थाएं थी मनसबदारी व्यवस्था में, और ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर के प्रशासन की रीढ़ थी। यही पूरे के पूरे शासन का संचालन करती थी। इसी के माध्यम से तमाम सुरक्षात्मक उपाय और तमाम रेवेन्यू से लेकर के राजस्व वसूल करना, ये सारे के सारे कार्य ये मनसबदार ही करते थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है आईएएस इत्यादि एग्जाम्स में कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने पहली बार 1575 में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब अपने शासन के काफी बाद। और जात का मतलब था पद श्रेणी, जिसमें उसका वेतन उसी के अनुसार होता था, और सवार का मतलब था कितने सैनिक दल वो व्यक्ति रख सकता था। बहुत सारे जो बड़े बड़े पदों पर जो पहुंचते थे बड़े सरदार, उनको बड़े बड़े जात और सवार दिए जाते थे, यानी बड़े मनसब, जैसे मानसिंह, आगे चल करके जयसिंह को भी मिलेगा, भारमल, भगवंत दास, इनको बड़े बड़े मनसब दिए गए। क्लियर। जात का मतलब रैंक, एक रैंक होती थी और उसी के अनुसार उसका वेतन जो है दिया जाता था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में कि अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। तो अकबर ने धार्मिक नीति के रूप में सुलह कुल की नीति यानी सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों का आदर, सभी का सम्मान, इस तरह की नीति को उसने अपनाया। और अकबर बहुत व्यवहारिक था, क्योंकि अकबर को पता था कि अगर भारत में वो धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाएगा तो उसके विरुद्ध लगातार विद्रोह होते रहेंगे, और ऐसे में अगर वो विद्रोह से ही निपटने में लगा रहा तो कभी भी वो अपने साम्राज्य को ना तो सुरक्षित रख पाएगा और ना ही कभी वो रचनात्मक कार्य कर पाएगा। राजपूतों के साथ उसकी नीति को हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी धार्मिक नीति का अगर हम अच्छे तरीके से अध्ययन करें अकबर की, तो हम पाएंगे कि अकबर इतने लंबे समय तक राज इसलिए कर पाया। अकबर 1556 में भारत का बादशाह बना था और 1605 तक, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी, लगभग 49 साल तक वो भारत का बादशाह रहा। 49 ईयर्स तक भारत का बादशाह रहा वो अकबर। उसको लंबा टाइम मिला, लंबा टेन्योर मिला, इसी वजह से अकबर बहुत सारे बड़े बड़े काम कर पाया। तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसका नाम था सुलह कुल, सुलह कुल का सिद्धांत, जिसका टीचर था उसका दोस्त या सूफी संत अब्दुल लतीफ। और फतेहपुर सीकरी एक जगह पड़ती है आगरा के पास में, वहां पर अकबर ने 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने की स्थापना करवाई, और उस इबादत खाने में अकबर खुद भी बैठता था और तमाम अलग अलग धर्मों के दर्शन के जानकार लोगों को वो इन्वाइट करता था। तो एक तरीके से अकबर का सोच ये थी कि सभी धर्मों के जानने वाले लोगों को बुलाया जाए, उनसे ज्ञान हासिल किया जाए, विचार किया जाए, और फिर भारत के मुगलों के लिए हिंदुस्तान के हित में जो हो सकता है उस तरह की नीति अपनाई जाए, उस तरह के निर्णय लिए जाए। 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया। महजरनामा का मतलब था कि धार्मिक कार्यों का हेड अब काजी नहीं होगा बल्कि बादशाह होगा। महजरनामा का मतलब यह था, आमतौर पर इस्लाम में धार्मिक मामलों का हेड होता था काजी, लेकिन अकबर ने काजी को हटा दिया और महजरनामा जारी कर दिया और कहा कि जो धार्मिक मामले हैं, सारे धार्मिक मामलों का हेड होगा कौन? अकबर। क्लियर। उसके बाद 1582 ईस्वी में 1582 में अकबर ने तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया। तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म चलाया,
बेसिकली धर्म नहीं था, ये धर्म नहीं था, बल्कि एक तरह की आचार संहिता और एक तरह की दार्शनिक एक चीज थी, जिसको हम लोग धर्म नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकार उसको धर्म कहते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं था। सो जो दीन इलाही था या जो तौहीद इलाही था, एक तरह की आचार संहिता थी, वो इसने स्थापित की। और अबुल फजल जो है इसका प्रवर्तक था। अबुल फजल के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया और इसमें बादशाह का चित्रण एक सूर्य की तरह किया गया कि बादशाह क्या है, सूर्य की एक किरण है, फर्रे इजदी, और इसका प्रकाश सभी को मिलना चाहिए। उसके अलावा अकबर ने चिश्ती जो संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय जिसको शेख सलीम चिश्ती उसके गुरु भी थे जहांगीर के, और आपने देखा हो अजमेर में जो है क्या नाम है उसका, मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में दरगाह भी है। तो अकबर ने चिश्ती संप्रदाय भारत में पहले से ही आ गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती आई थिंक गजनवी के समय आए थे। तो उसने अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को बढ़ावा दिया अपने समय में, लेकिन खाली चिश्ती को नहीं, 1583 ईस्वी में इसने एक इलाही सम्मत जारी किया। इलाही सम्मत जो दीन इलाही चलाया था उसके उपलक्ष्य में इलाही सम्मत जारी किया। अब देखिए कि धार्मिक सहिष्णु कैसे था। 1583 में जब उसने इबादत खाने की स्थापना की, उसकी शुरुआत की, तो उसमें दो हिंदू विद्वान थे उस समय, देवी और पुरुषोत्तम, वो खाने में आते थे। उसके अलावा जैनों में से हरविजय सूरी और जिन प्रभा सूरी, दो जैन विद्वान थे, वो भी उसमें आते थे इबादत खाने में। उसके अलावा पारसियों में दस्तूर मेहरजी राणा करके एक पारसी विद्वान थे, वो भी उसमें आते थे। और ईसाई धर्म से एका बीमा और फादर मोन्सेराट, ये दो लोग उस इबादत खाने की चर्चाओं में बुलाए जाते थे। तो कुल मिलाकर के अकबर ने अपने इबादत खाने में धार्मिक परिचर्चा के लिए सभी धर्मों के लोगों को वो इनवाइट करता था, सभी के विचार लेता था, और प्रजा के हित में और राज्य के हित में क्या है उसी के अनुसार अकबर निर्णय करता था। उसके अलावा अकबर ने बल्लवाचार्य थे एक भक्ति संत बल्लवाचार्य, उन बल्लवाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ, उनको जैतपुर और गोकुल ये मथुरा के पास में वहां की उसने उनको जो जागीर है वो दान में की थी। उसके अलावा अगर सिख धर्म के बारे में बात करें तो अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की थी, और अगले जो गुरु थे रामदास, उन रामदास को 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी। सिखों के गुरु जो रामदास थे उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी, और उसी जमीन पर अमृतसर शहर और जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किया गया। उसी जमीन पर स्वर्ण मंदिर और आगे चल करके उसी एरिया में अमृतसर शहर की स्थापना की गई है। तो ये जो जमीन थी वो अकबर के द्वारा ही ये लैंड दान में दी गई थी। तो अकबर काफी सहिष्णु आदमी था। इसके अलावा अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा अपनाई, तुला दान की प्रथा अपनाई, जिसमें बादशाह को सिक्कों से तोला जाता था, और साथ ही साथ उसने फारसी परंपरा जो बलबन ने स्टार्ट की थी पाबोस, वो भी आरंभ करी। लेकिन अकबर ने कुछ धर्म सामाजिक सुधार के कार्य किए, जैसे अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, और शराबबंदी, अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई, शराबबंदी कराई थी, और विवाह की उम्र को बढ़ा दिया था, यानी जो चाइल्ड मैरिज होती है, बाल विवाह होते हैं, उसको उसने रोक दिया था। तो कई समाज सुधार के कार्य किए थे। उसने जो तीर्थ यात्रा कर लगता था कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, जो टैक्स देते थे रास्ते में, उस कर की भी समाप्ति कर दी। और अकबर ने 1564 में जजिया नाम का कर समाप्त कर दिया, जो दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा प्रसिद्ध कर था जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगता था, अकबर ने उसको समाप्त कर दिया। तो एक तरीके से हम देखें तो अकबर ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता की, और जो उस समय के अनुकूल व्यवहारिक जो नीति हो सकती है उसको उसने अपनाया। तो ये कहानी है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, उसकी धार्मिक व्यवस्था, और उसका सिंहासन पर बैठना और उसकी विजय। अभी हमारे पास अकबर के बारे में कई और सारी चीजें भी चर्चा में करने के लिए है, जैसे अकबर का प्रशासन क्या था, अकबर ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया, अकबर ने स्थापत्य कला में क्या क्या कार्य किए, अकबर ने प्रशासनिक ढांचे को कैसे व्यवस्थित किया, अकबर के दरबार के 9 रत्न क्या थे, अकबर के समय साहित्य और बाकी चीजों को क्या क्या बढ़ावा दिया गया।
और अकबर के समय सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था क्या थी, ये भी हमारे पास काफी टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अकबर एक बड़ा टॉपिक है और अकबर से अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग सभी जगह अकबर को लेकर के हर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो अकबर के बारे में हम लोग कल के सेशन में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और चीज देखो, अकबर की सोच, अकबर ने शराबबंदी करा दी। अकबर ने बादशाह था तो उसने कहा कि लोगों के लिए खतरनाक है, तो उसने शराबबंदी करा दी। तो आप समझ सकते हैं ना, बढ़िया आदमी था अकबर, ठीक आदमी था, मतलब जनता के हित में उसने फैसले लिए। सती प्रथा को रोक दिया उसने, बाल विवाह को उसने बैन कर दिया, धार्मिक कर हटा दिए, जजिया हटा दिया, तो ठीक ठाक आदमी था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसको हम एक कातिल बादशाह के रूप में या इस तरह के मंदिर तोड़ने वाले या नफरत फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में देखे, ऐसा नहीं था। और वो सभी धर्मों के लोगों को बुलाता था, सबसे चर्चाएं करता था। तो क्योंकि अकबर का टॉपिक बड़ा है तो हम लोग उसके बारे में आज की चर्चा केवल यहीं तक रखेंगे और कल के सेशन में हम अकबर के बारे में बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। तो शेरशाह सूरी और अकबर के लिए अगर इतना आपके लिए पर्याप्त है, उतनी अगर इतना भी आप अभी जो हमने चर्चा की है इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो काफी उपयोगी रहेगा बहुत सारे परीक्षाओं के लिए। क्लियर? धर्मेंद्र सिंह आजाद हिंदुस्तानी का कहना है कि राजा राम मोहन राय ने आगे चल करके इसको अंग्रेज काल में बंद करवाया था, लेकिन उससे पहले भी सती प्रथा बंद हो गई थी। अकबर के गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ। रामज्ञान सिंह का कहना है कि अब्दुल के गुरु कौन थे? अब्दुल के गुरु थे अब्दुल लतीफ। क्लियर जी? और शेख सलीम चिश्ती को भी वो मानता था। शेख सलीम चिश्ती जिनकी दरगाह है कहां पे? फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। क्लियर? सो चलिए आज की चर्चा में हम लोग इतना ही रखेंगे और बहुत सारे सवाल कल के बाद आपके आएंगे, मुझे पता है। अकबर के बारे में आप सवाल पूछिए, जितने पूछ सकते हैं, क्योंकि अकबर को लेकर के बहुत सवाल आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। और देखिए, हम लोग जो इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, उस इतिहास की चर्चा का हमारा एक तो मकसद ये है कि सभी लोग सही चर्चा जान लें कि सही इतिहास क्या है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे टॉपिक्स जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आईएएस के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम्स में, एसएससी बैंक के एग्जाम्स में, तो सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि भाई उस समय के इतिहास की अगर हमको जानकारी है तो हम ठीक से आंसर दे सकते हैं। जैसे दीन इलाही किसने चलाया, अगर ये सवाल आ जाए, अगर ये सवाल पूछा जाता है दीन इलाही, हाँ ये मैं फैक्ट भूल गया, भंवर सिंह नरवरिया जी ने कहा कि अकबर ने 13वीं भी रुकवा दी थी। जो 13वीं की परंपरा है अकबर ने वो भी रुकवा दी थी। क्लियर? सो प्रतियोगी परीक्षाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखो, मेरा ये कहना है कि अगर हमको सिकंदर को पढ़ के आईएएस बनने में मदद मिलती है तो पढ़ लेना चाहिए। अगर हमको लगता है कि विश्व युद्ध पढ़ के हमारे बच्चे आईएएस पीसीएस पर निकल सकते हैं तो वर्ल्ड वार हमको पढ़ने चाहिए। अगर हमको लगता है कि अफ्रीका महाद्वीप का इतिहास और अफ्रीका महाद्वीप का भूगोल हमारे बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकता है तो हमको पढ़ना चाहिए। वो फालतू के जो हम ग्रंथ इतने सारे पढ़ते रहते हैं, उससे बढ़िया कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जो लोगों के कैरियर निर्माण में काम आए और साथ ही साथ वो सत्य हों, वास्तविक हों। सत्य और वास्तविक का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में बहुत बार अकबर से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ देखिए, ये दिनेश राजपूत जी ने कहा है कि अकबर ने गाय काटना बैन करवा दिया, कि गाय का मीट नहीं खाया जाएगा। अकबर बहुत बढ़िया आदमी था, उसने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लिए, बहुत सारे, मतलब भारत में अगर आप देखेंगे तो बड़े सुधारात्मक कदम अकबर ने उठाए थे। इसलिए तो अकबर को लोग ग्रेट बोलते हैं। अकबर को इसलिए ग्रेट बोलते हैं, ना तो उसने मतलब वैमनस्य फैलाया, ना उसने सांप्रदायिक दंगे करवाए, उसने समाज हित में, मानव कल्याण में जितने स्टेप हो सकते थे, रेवेन्यू को लेकर के, तीर्थ यात्रा कर को लेकर के, जिजिया को लेकर के, धार्मिक जो सहिष्णुता है उसको लेकर के, वो समय समय पर अपने कदम उठाता रहा। क्लियर? तानसेन हिंदू थे, तानसेन हिंदू थे। कल हम चर्चा करेंगे अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में। क्लियर? तो चलिए साहब,
आज की चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं, और कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके रहते हैं तो हम लोग कल की चर्चा के बाद सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अकबर वाले चैप्टर पे जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, आज सारे क्वेश्चन आप लेके आइए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल चैप्टर है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? सो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग विराम देते हैं चर्चा को। कल सुबह का हमारा संविधान का सत्र नहीं होगा। कल हमने कहा है कि सभी लोग आराम करिए, क्योंकि संविधान हमने पूरा कर लिया, चर्चा कर ली है। एक दिन का हम लोग ब्रेक रखेंगे ताकि सब लोग आराम कर सके। तो कल सुबह का सत्र नहीं होगा, शाम को हम लोग इतिहास पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुभ रात्रि।